चलिए, so let's start with this paper October November 23 paper 22. ठीक है. Question number 1, it says that in the following list underline all quantities that are SI based quantities. उन quantities को underline कर दें जो कि SI based quantities हैं. So we know that electrical current is one of the base quantities, time is one of the base quantities, charge is not, and force is not. Charge and force are both derived quantities. ठीक है. उसके बाद वो आपसे कहता है अंडर सर्टेन कंडीशंस द डिस्टेंस इज मूव्ड इन अ स्ट्रेट लाइन बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम t is given by s is equals to half at square where a is the acceleration of the object. State two conditions under which the above expression applies to the motion of the object. ऐसा सवाल मल्टीपल टाइम कर चुके हुए हैं और हमने डिस्कस किया था मल्टीपल टाइम्स. ये एक्चुअली एस इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली इक्वेशन है जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो है. तो सबसे पहली कंडीशन जो एक जनरल दो कंडीशन है हमारे पास उनको लिखते हैं. पहली कंडीशन ये है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होनी चाहिए. तो फर्स्ट कंडीशन इज दैट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मस्ट बी यूनिफॉर्म. अच्छा, दूसरी कंडीशन लीनियर मोशन होनी चाहिए. दीज आर जनरल, लेकिन स्पेसिफिकली इस इक्वेशन के लिए हाफ ए टी स्क्वायर के लिए एक एक्स्ट्रा जो हम पॉइंट लिखते थे इन दोनों में से कोई एक और फिर ये वाला पॉइंट आप लिख दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा. वो हम पॉइंट लिखते थे इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो. ठीक है. या ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये स्पेसिफिकली हाफ ए टी स्क्वायर के लिए हम लोगों ने लिखा. एग्जैक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. उसने आपको एक ग्राफ दे रखा है, वो कहता है द वेरिएशन with time t of the velocity v of the car that is moving in a straight line is shown. Velocity की वेरिएशन शो कर रखी हुई है for a car that travels in a straight line. अच्छा चलिए. The graph starts from negative value. ठीक है. y axis आपके पास नेगेटिव है at time t zero and उसके बाद the velocity is जीरो एट 4 सेकेंड्स. ठीक है. और उसके बाद वो पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर आ रहा है. सही है. अब डेफिनेटली यहाँ पे आगे देख लेते हैं. हम यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रहे इस मोशन को फिलहाल जब तक वो पूछता नहीं है. उसके बाद वो ये बोलता है कंपेयर क्वालिटेटिवली द एक्सेलरेशन ऑफ द कार एट टाइम टी 8 सेकेंड्स एंड 14 सेकेंड्स. 8वें सेकेंड्स पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करेंगे. राइट. चले 8 सेकेंड पे एंड दिस इज द 8 सेकेंड. ठीक है. एंड दिस इज दी 14th सेकेंड. अच्छा, एक्सेलरेशन की जो इंफॉर्मेशन है ना वो हमें यहाँ पे इस ग्राफ के ग्रेडियंट से मिलेगी. ठीक है. अच्छा, अगर आप देखो तो ग्रेडियंट एट 8 सेकेंड इज लेसर देन द ग्रेडियंट एट 14th सेकेंड. तो इसका मतलब ये कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट ए मस्ट बी लेसर देन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट 14th सेकेंड. एक बात. दूसरी बात ये कि द ग्रेडियंट एट 14th सेकेंड इज नेगेटिव. तो इसका मतलब है कि द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन एट 14th सेकेंड इज ऑपोजिटली डायरेक्टेड, लेफ्ट हैंड साइड, बैकवर्ड, जो भी आप इसको लिखना चाहेंगे. ठीक है. तो बाय मैग्नीट्यूड द एक्सेलरेशन, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट 8 सेकेंड इज lesser than that at 14 seconds. Exactly. एंड 14 सेकेंड पे डायरेक्शन बोला है तो हम ऑपोजिट डायरेक्शन लिख देंगे एक्सेलरेशन की. ठीक है. तो इस बात को मैं लिखूंगा किस तरह, मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन, क्योंकि क्वालिटेटिवली बोला था तो मुझे वैल्यूज कैलकुलेट नहीं करनी थी, सिर्फ बताना है दैट एक्सेलरेशन एट t equals to 8 is lesser than that at t equals to 14. ठीक है. ये इन्फॉर्मेशन ग्रेडियंट से मिली थी. ठीक है. दूसरी बात जो हमने लिखनी थी वो ये है कि एक्सेलरेशन एट t is equals to 14
is oppositely directed to that at t is equals to 8 seconds. ठीक है ना? चलेगी। उसके बाद वो आगे बोलते हैं डिटरमाइन द मैग्नेट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द कार एट टी इज टू 4 सेकंड। 4 सेकंड्स के ऊपर आपने इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम कर देंगे। अच्छा देखिए, इट्स अ ग्रेडियंट, इट्स अ कांस्टेंट ग्रेडियंट, तो टी 4 पे वो बोल रहा है जो आपने कोई से भी दो पॉइंट्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इन दो पॉइंट्स को जो है ना वो ले लिया। ठीक है, तो y2 माइनस y1 अगर मैं यहाँ पे ग्रेडियंट के लिए सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो y2 माइनस y1 over x2 minus x1 would be 10 minus minus 10, और जो मैंने टाइम लिया था दैट वाज 8। ठीक है, तो ये आपके पास रहा 20/8, एंड यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल, तो जल्दी से मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताइएगा। सिंस इट्स अ स्ट्रेट लाइन तो मैंने इसको थोड़ा सा लार्जर वैल्यू पे ले लिया, 2.5। तो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन आप लोग के पास 2.5 आ रही है। आई होप सबके पास यही वैल्यू आ रही होगी। चलिए, उसके बाद ये बोलते हैं द कार is at point x at t is equals to 0. Determine the magnitude of the displacement of the car from point x at t 12.0। तब डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम करनी है t 0 से पॉइंट x की 12 से। अच्छा देखिए, ऐसा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है बाय एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है ना? सो दिस इज प्रोबेबली द डिस्प्लेसमेंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट प्रोबेबली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आप क्या करोगे, आपने डिस्प्लेसमेंट अगर मालूम करनी है तो आप इन दोनों वैल्यूज को लेकर के सबसे पहले इन दोनों को आपने एरिया अंडर द ग्राफ लेना है। ठीक है, अब अकॉर्डिंगली आपने इसके ग्राफ का आप एरिया लोगे। ठीक है, तो पहले अगर मैं 12 वाले के लिए बात करता हूँ, तो मैं इसको पिन से ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो दैट वुड बी, मैंने इसको एरिया 1 का नाम दे दिया, लेट्स से। तो 4 से लेके 1/2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। ठीक है ना? तो बेस इसकी है 12 - 4, एंड हाइट इसकी है 20। तो मेरे ख्याल से वैल्यू आपके पास शायद 40 आ रही है। 8 नहीं, 4 इंटू 20, दैट बिकम्स 80। साथ साथ कैलकुलेशन भी कर लीजिएगा बेटा आप लोग। ठीक है, अच्छा एरिया 2 मैंने नाम दिया इस ग्रीन वाले स्मॉलर का जो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे दैट वुड बी हाफ इंटू बेस इज 4 एंड हाइट इज 10। ठीक है, तो ये आ रहा है 20। ठीक है, what displacement would be from this point to this point, from x to ये आपके पास p is equals to 4 पे। मैं इसको कर दूंगा सब्ट्रैक्ट इसमें से। ठीक है ना? अब जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मैं इस वर्किंग को यहाँ लेके जा रहा हूँ, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आती है 60 मीटर। ठीक है, अच्छा गिव मी अ मिनट।
चलें जी। अच्छा, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आई होप यू गेट वेल सून बेटा। चलें, तो वो कहता है सेकंड क्वेश्चन के अंदर, वो कहता है अ हाई एल्टीट्यूड बलून इज स्टेशनरी इन स्टिल एयर। चलिए, तो दैट्स ग्रेट अलहमदुलिल्लाह। अ हाई एल्टीट्यूड बलून इज स्टेशनरी इन स्टिल एयर। अच्छा, अब यहाँ पे ना दो इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं जो कि बाद में बहुत काम आएंगी आपके। हाई एल्टीट्यूड, अच्छा कहाँ काम आएंगी इसको मैं समझाऊंगा। पहला, हाई एल्टीट्यूड स्टिल एयर, ठीक है, एंड itself being stationary. A solid sphere is suspended from the balloon by string as shown. एक सॉलिड स्फीयर है जो कि बलून के साथ जो है ना इसे अटैच हुआ हुआ है, वो हैंग हुआ हुआ है। द बलून इज स्टेशनरी, एयर इज स्टिल ओवर देयर, ठीक है ना। द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज 7.5 मीटर क्यूब। द टोटल वेट ऑफ द बलून स्प्रिंग एंड द स्फीयर इज 65 न्यूटन, ठीक है। द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग एंड द स्फीयर इज नेग्लिजिबल। अच्छा, इन दोनों के ऊपर जो अपथ्रस्ट लग रही होगी वो नेग्लिजिबल है, जितनी भी अपथ्रस्ट है वो इसके ऊपर लग रही है, सही है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द एयर सराउंडिंग द बलून, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द बलून, उसकी आपको क्या करने आपको क्या करना है, आपको, हाँ, इज इक्वल्स टू अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू वेट आप लिख देंगे। तो आपको डेंसिटी की वैल्यू मालूम करनी है। डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास अपथ्रस्ट के फॉर्मूले से आ जाएगी यहाँ पे। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला इज दो जी एन वी, ठीक है ना। डेंसिटी यहाँ पे एयर की आएगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 9.81, वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा 7.5 ऑफ द बलून। अच्छा, उसने बोला द टोटल वेट ऑफ द बलून स्ट्रिंग एंड स्फीयर इज 65, ठीक है। और नेग्लिजिबल है अपथ्रस्ट की वैल्यू, तो मतलब कि 65 न्यूटन की अपथ्रस्ट जो है, क्योंकि सिंस इट्स स्टेशनरी, वो सारी की सारी जो है अपथ्रस्ट किसके ऊपर लग रही होगी, बलून के ऊपर लग रही होगी। तो सीधा सीधा मैं इसको 65 न्यूटन के इक्वल रख देता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ से डेंसिटी की वैल्यू चाहिए, तो 65 डिवाइडेड बाय 9.81 इंटू वॉल्यूम की वैल्यू दैट इज 7.5। क्योंकि हमने कहा ये जो 60 जो अपथ्रस्ट है वो सिर्फ बलून के ऊपर एक्ट कर रहा है, नेग्लिजिबल है स्फीयर और स्ट्रिंग के ऊपर। तो हमने वो फोर्स अपथ्रस्ट की सिर्फ वॉल्यूम ऑफ दी बलून के लिए इस्तेमाल की। यहाँ से आप डेंसिटी की वैल्यू मालूम करेंगे, डेंसिटी की वैल्यू आप सबके पास 0.88 आ रही है, ठीक है। तो डेंसिटी की वैल्यू आप लोगों ने 0.88 निकाल ली यहाँ पे। अच्छा, आगे वो बोलता है द स्प्रिंग ब्रेक्स रिलीजिंग दी स्फेयर। अब स्प्रिंग जो है वो टूट जाती है डेफिनेटली, और उस जो स्फेयर का मास, स्फेयर जो है वो जो कि डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ मास तो था, वो अब डाउनवर्ड फोर्स नहीं लगेगा। द स्टेट द मैग्नेट ऑफ द स्प्रिंग रिलीजिंग द स्फेयर, ठीक है। स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्फेयर इमीडिएटली आफ्टर द स्प्रिंग ब्रेक्स। मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, मास ओवर वॉल्यूम से किस चीज की बात कर रहे हैं आप? ऊपर वाले पार्ट की? नहीं, मास ओवर वॉल्यूम से इसलिए नहीं चाहिए होगा क्योंकि हमें डेंसिटी एयर की चाहिए, तो ना एयर का मास मौजूद है ना एयर का वॉल्यूम मौजूद है, ठीक है ना। इस वजह से मास ओवर वॉल्यूम से नहीं आएगा, राइट। अगर वो ऐसा कहता डेंसिटी इनसाइड द बलून, बलून का मास दिया हुआ होता, मतलब एयर का मास दिया हुआ होता और उसका वॉल्यूम दिया हुआ होता, तब तो हो सकता, ये नहीं हो सकता। अच्छा, उसने बोला स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑफ द स्फेयर इमीडिएटली आफ्टर। स्फेयर की बात करें, देखिए स्फेयर को उसने रिलीज किया है, उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी जीरो, उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस होगी जीरो। तो इनिशियली जो वैल्यू होगी वो सिर्फ और सिर्फ 9.81 होगी। हाँ, ग्रेजुअली जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ी होगी एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज की वजह से, दिस वैल्यू वुड डिक्रीज ग्रेजुअली, बट इनिशियली इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग ब्रेक द वैल्यू इज 9.81, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखें, वो एक लंबी सी कहानी पूछ रहा है। वो पूछता है स्टेट एंड एक्सप्लेन द वेरिएशन इफ एनी इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर व्हेन इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स बिफोर इट रीचेस टर्मिनल, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। बिफोर रीचिंग द टर्मिनल वेलोसिटी मतलब टर्मिनल वेलोसिटी पर वो नहीं पहुंचा। तो हो गया क्या, इनिशियल एक्सेलरेशन तो उसकी 9.81 थी, सिंस उसके ऊपर क्या कहते हैं एयर रेजिस्टेंस एक्ट नहीं कर रही थी।
जैसे जैसे वो नीचे गिरेगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से उस स्फीयर के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होगा, एंड रिजल्टेंट फोर्स की वजह से आपके पास द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन वुड डिक्रीज। ठीक है ना। हाँ, सिर्फ डिक्रीजेस तो नहीं लिख सकते ना, साथ 3 नंबर के लिए हमें उसको पूरा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि as the sphere falls, its velocity increases due to which the air resistance also increases। ठीक है, the net acceleration, पहले नेट फोर्स का जिक्र करेंगे उसके बाद नेट एक्सेलरेशन का। ठीक है, the net force on the sphere decreases, hence the acceleration of the sphere decreases। ठीक है, 3 नंबर इस तरह जस्टिफाई हुए थे कि पहले तो आपने ये बताया था कि एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, दूसरा आपने बताया कि नेट फोर्स डिक्रीज होगी, तीसरा नेट फोर्स की वजह से आपके पास एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास डिक्रीज हो रही होगी। अच्छा, मैं एक मिनट देख लेता हूँ। आप कह रहे हैं पहला पॉइंट वैलिड होगा, एज पहला स्टेट एंड एक्सप्लेन द वेरिएशन इफ एनी इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। हाँ, तो ये वैलिड पॉइंट है। वेरिएशन से मुराद ये है कि इंक्रीज या डिक्रीज बताना है। डिक्रीज होगी, डिक्रीज का कॉज क्या है? रिजल्टेंट फोर्स का डिक्रीज होना। रिजल्टेंट फोर्स के डिक्रीज होने का कॉज क्या है? वेलोसिटी के इंक्रीज की वजह से एयर रेजिस्टेंस का इंक्रीज होना। ठीक है, तो बेसिक पॉइंट तो यही है कि वेलोसिटी के बढ़ने के साथ साथ एयर रेजिस्टेंस बढ़ रही है। आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मुस्तफा, ये आपकी बात करें बात में। ठीक है, चल। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे बोलता है द स्फीयर हैज अ मास ऑफ 4 kg, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर एट अ डिस्टेंस व्हेन इट्स एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 1.9। अच्छा, कैलकुलेट द रेजिस्टिव फोर्स। देखें, उसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो है उसका वेट डाउनवर्ड एंड रेजिस्टिव फोर्स अपवर्ड्स, जो कि उसके रिजल्टेंट फोर्स के बराबर, दैट्स ma। ठीक है, अच्छा, वेट की वैल्यू आपके पास हो गई 4 × 9.81। रेजिस्टिव फोर्स वो है जो आपको इस वक्त निकालनी है। मास है इसका 4 और एक्सेलरेशन आपको दे रखी हुई है 1.9। तो एफ की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे 4 × 9.81 माइनस 4 × 1.9। तो इसकी वैल्यू निकाल करके बताइएगा जल्दी से। जल्दी जल्दी कैलकुलेशन किया करो बच्चों। 31.64 तो 32 लिख दिया जाएगा। ठीक है, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स की आदत डाल। चल, क्वेश्चन नंबर 3 वो आपसे बोलता है अ वर्टिकल रॉड इज फिक्स्ड टू अ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ टेबल, सरफेस ऑफ अ टेबल। ठीक है, एज शोन इन फिगर 3.1। The spring of mass 7.5 gram is able to slide along the full length of rod। एक स्प्रिंग है जो कि इस रॉड से स्लाइड डाउन करेगा। ठीक है, स्प्रिंग का अपना मास इज 7.5। ठीक है,
The spring is first pushed against the surface on the table so that it has an initial compression of 2.1 centimeter. The spring is then suddenly released so that it leaves the surface of the table with a kinetic energy of 0.042, 0.048 joules and then moves up the rod. ऐसा है कि रॉड है उसके ऊपर स्प्रिंग है, स्प्रिंग को पहले कंप्रेस किया अगेंस्ट द टेबल और फिर इसको रिलीज कर दिया। जब कंप्रेस किया था तो उसके अंदर कंप्रेशन जो था वो 2.1 सेंटीमीटर था, मतलब उसकी जो चेंज इन लेंथ था दैट वाज 2.1 सेंटीमीटर। जैसे रिलीज किया तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो 0.048 जूल्स थी और वो ऊपर की तरफ उछल जाता है। वो कहते हैं assume that the spring obeys Hooke's law and the initial elastic potential energy of the compressed spring is equals to the kinetic energy of the spring as it leaves the surface of the table. Air resistance is negligible. मतलब जो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी वो एक्चुअली पूरी की पूरी कहाँ से आई थी, उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से आ गई थी। ठीक है ना, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की सेम वैल्यू थी आपके पास। By using the initial elastic potential energy of the compressed spring, calculate the spring constant. अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट का रिलेटिंग स्प्रिंग कांस्टेंट, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्सटेंशन इज गिवन। आपके पास एक फॉर्मूला है दैट स्टेट्स लाइक हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, अज्यूमिंग के कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ था, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपके पास इतनी थी 0.048, हाफ की वैल्यू एज इट इज, के मुझे मालूम करना है और एक्सटेंशन मुझे गिवन है 2.1 सेंटीमीटर। आंसर के यूनिट की तरफ देखो तो न्यूटन पर मीटर गिवन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2.1 इंटू 10⁻⁻² लिखना पड़ेगा और उसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर। ठीक है बेटा, आप उसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके यहाँ से वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन निकाल करके दोगे। दिस इज 2 इंटू 0.048 डिवाइडेड बाई 2.1 10⁻⁻² होल स्क्वायर। अच्छा, मैं जो अक्सर इसको ऐसे फॉर्म में ला करके आप लोगों को देता हूँ और फिर बोलता हूँ सॉल्व करो, वो इसलिए है कि आदत डालो कि अपना फ्रेम डाउन इस तरह करो आंसर कि जो कैलकुलेटर में इसी फ्रेम के अंदर, मतलब इसी तरह के से आंसर। ट्राई यूजिंग ब्रैकेट्स, ट्राई यूजिंग दीज नोटेशंस। ठीक है, तो उससे एरर फ्री आंसर आ रहा होगा। तो जल्दी से मुझे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बताइएगा। 218, सबके पास यही वैल्यू आ रही है 218 की। ठीक है, और टू सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से उसको मुझे क्या कर देना चाहिए, मुझे इसको कर देना चाहिए 220। ऐसा है बिल्कुल। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द स्प्रिंग एज इट लीव्स द सरफेस ऑफ द टेबल। स्पीड चाहिए एज सून एज इट लीव्स, तो स्पीड के लिए मुझे काइनेटिक एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इज गिवन बाय हाफ mv²। ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इज वही 0.048, हाफ एज इट इज था। मास मुझे शायद इसमें का कहीं दे रखा हुआ था 7.5 ग्राम्स है। ठीक है, ग्राम्स है तो मुझे इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट वुड बी 7.5 इंटू 10⁻³ बेटा ये जो कन्वर्जन होती है इसको अपनी फिंगर टिप्स पे रखना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लाजमी है। टू सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर बिल्कुल जरूरी है बेटा। ये आंसर आपके पास आ जाएगा 0.048 10⁻³ अंडर रूट। अक्सर बच्चों ने कंप्लेन किया था कि सर हम कैलकुलेटर में वैल्यू डालते हैं हमारा आंसर गलत आता है। ट्राई यूजिंग दीज नोटेशन, जो मैं जिस तरह लिख रहा हूँ उसी तरह आप कोशिश करें कि अपने कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू डालें तो यू विल गेट दी आंसर्स। देखें, जब भी कभी उसको टू से ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए होंगे यहाँ पर, जहाँ या जहाँ पर ऐसा वैल्यूज ऐसी इस्तेमाल हो रही है जहाँ पे टू से ज्यादा होगा, तो आप देखेंगे वो आंसर के अंदर लिखता है 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर चाहिए, या फिर वो एक टर्म यूज करता है अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मतलब वो आपके ऊपर छोड़ता है कि आप कहाँ तक इसको लेकर के जाते हो। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस में होगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही कम आएंगे हमारे पास पेपर 2 के अंदर। वो ज्यादातर अगर टू से ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं उसने लिखा हुआ होगा कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होगा आंसर। एंड हम लोगों ने रिसेंटली 1-2 दिन पहले शायद वजह से पेपर सॉल्व किया था जहां पे उसने मेंशन किया हुआ था कि आंसर चाहिए अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
नहीं बोला, दो तक रखे रुक जाना है आप लोगों ने। 3.6। ठीक है, चलो। In the next part, it says that the spring rises to its maximum height up the rod from the surface of the table. This causes the gravitational potential energy of the spring to increase by 0.039. ठीक है, gravitational potential energy 0.039 से rise कर रही है. Calculate for this movement of the spring the increase in height for the spring after leaving the surface. ठीक है, अच्छा, याद रहे। नहीं, मैंने यही बोला कि until and unless it is not mentioned you have to give your answer in two significant figures। बात बताओ, ठीक है ना। एंड कहीं ना कहीं आप देखोगे आपकी जितनी वैल्यू जाती है वो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर ही आती है। वहां पे उसने 0.048 दिया हुआ है, वो 0.05 भी दे सकता था। यहाँ पे इसने 0.039 दिया हुआ है, 0.04 भी दे सकता था। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। अरे बस समझ में। यस, चले। अच्छा, उसने कहा इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज, नहीं पहली वाली क्यों ऐड करेंगे, पहले वाली क्यों ऐड करेंगे। उसने बोला इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज 0.039। तो आपके पास चेंज इन हाइट का फॉर्मूला होगा चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू चेंज इन हाइट, राइट। सिंपल एम जी एच का फॉर्मूला है, बस वो मुझे इस तरह लिखने की आदत है, अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो आप किस तरह कैलकुलेट कर रहे हो, दैट वुड बी 0.039। मास हमें स्प्रिंग का गिवन था 7.5 ग्राम्स। तो आप 7.5 को अगेन केजी में कन्वर्ट कर दिया, 9.81 आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ से आपके पास इंक्रीज इन हाइट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 0.039, 7.5 इंटू 10⁻³ 9.81। ये मैं थोड़े से स्टेप्स बढ़ा के लिखता हूँ आप लोगों की क्लैरिटी के लिए, ठीक है ना। तो चेंज इन हाइट मुझे बता दीजिएगा कितनी आ रही है आप लोगों के पास। 0.53। ठीक है, सो दिस इज 0.53 मीटर्स, गुड। अच्छा, अब उसने बोला कैलकुलेट द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द रॉड ऑन द स्प्रिंग एंड इट राइजेस। अच्छा, देखते ही इस वैल्यू को समझ में आ जाना चाहिए था कि कहीं ना कहीं रेजिस्टिव फोर्सेस का जिक्र होगा, क्योंकि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो 0.048 थी, और जो चेंज इन पोटेंशियल आया है वो 0.039 आया है, उससे काफी कम है। तो इसका मतलब है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स फ्रिक्शनल या फिर एयर रेजिस्टेंस का तस्वुर कम होगा बिकॉज ऑफ द सरफेस एरिया। तो फ्रिक्शन फोर्स का मैं जिक्र कर सकता हूँ यहाँ पे, वो गया होगा। अब आपके पास इक्वेशन जो हमने वर्क एनर्जी पावर जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हमें याद, आपको याद होगा कि हम किस तरह बनाते थे। हम कहते थे कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है वो आपके पास जा रहा होगा, एक तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में ये दो वैल्यूज हमारे पास हैं, प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अच्छा, वर्क डन इज गिवन बाय एफ इंटू डी। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमें पता नहीं है और वही इस क्वेश्चन के अंदर हमें चाहिए। एंड जो डिस्टेंस है डेफिनेटली वो टू हाइट ऑफ 0.53 किया था, तो इस 0.53 मीटर तक ही वो फ्रैक्शन लैग की गई होगी। तो डिस्टेंस की जगह मैं लिखूंगा 0.53। सो दिस वैल्यू इज 0.048 माइनस 0.039 डिवाइडेड बाय 0.53। यहाँ से आपके पास एफ की वैल्यू आएगी। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने एक स्टेप कम किया अपने यूजुअल स्टेप से। आई होप कि अब आप लोग इतने आगे दोगे। सर हाइट में टू 2.1 माइनस नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, नहीं माइनस नहीं होगा। क्यों माइनस नहीं होगा। 2.1 ये उसकी कंप्रेशन थी, मतलब ये उसकी कंप्रेशन की वैल्यू थी। ठीक है ना, उसका लेवल नहीं था, मतलब उसकी हाइट नहीं थी। ठीक है, और दूसरी एक चीज ये है कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लिखती है, उसने बोला था हाइट ऑफ द रॉड फ्रॉम दी
सरफेस ऑफ द टेबल। इसका मतलब है कि वो जो उसकी अपनी लेंथ थी, स्प्रिंग की अपनी लेंथ थी, वो तो गायब ही हो चुकी है। हमने वैसे भी इसकी लेंथ जो लेनी है वो सरफेस से निकाल के, ठीक है, इस वजह से इसकी लेंथ का यहाँ पे जिक्र नहीं है। ठीक है, चलिए जी, आपने फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 0.017 सबने निकाल करके दिया मुझे। ठीक है, गुड हो गया। 0.0169 को आपने 0.017 कर दिया, वेरी गुड हो गया। अच्छा, अब आगे उसने आपसे कहा कि द रॉड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर रॉड exerts negligible friction force on the moving spring, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो गायब हो चुकी है। इनिशियल कंप्रेशन x of the spring is now varied in order to vary the maximum increase in the height, मतलब कंप्रेशन तो 2.1 था ना, थोड़ा सा ज्यादा कर दिया होगा ताकि ग्रेटर हाइट पे जाए वो। उसने ये कहा कि अच्छा, इंक्रीज इन हाइट ऑफ द स्प्रिंग after leaving the surface of the table. Assume that the spring obeys Hooke's law for all compressions. Sketch a graph to show the variation of x of del h. Numerical values are not required. ठीक है, चेंज इन हाइट मतलब वर्टिकल हाइट की कंप्रेशन के साथ आपने वेरिएशन शो करनी है। ठीक है ना, ये तो कंफर्म है कि ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सटेंशन आपके पास जीरो होगी तो आपके पास देयर इज नो इंक्रीज इन हाइट। दूसरी बात हमें ये पता चलती है कि इट वुड बी एन इंक्रीजिंग ग्राफ, मतलब ये है कि वर्टिकल वाई एक्सिस आपके पास इंक्रीज होंगी ओरिजिन से। ठीक है, बस ये हमें सोचना है कि जो इंक्रीज आ रहा है वो लीनियर इंक्रीज आ रहा है या आपके पास नॉन लीनियर इंक्रीज आ रहा है। ये तो कंफर्म है कि जितनी ज्यादा एक्सटेंशन होगी उतनी ज्यादा हाइट होगी, तो ग्राफ वुड स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। ये भी पता चल गया, क्योंकि जब एक्सटेंशन ही नहीं होगी तो चेंज इन हाइट नहीं आ रहा। सोचना ये है कि ये आपके पास लीनियर होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, ये आपने बताना। वेरी गुड अप्रोच मुस्तफा जलानी। जरा समझाओगे अपनी इस बात को। देखिए, दो तरीके से आप समझ सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहली चीज वुड बी नॉन लीनियर। रीजन क्या होगा, आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल कन्वर्ट हो रही है एमजीएच के अंदर। इलास्टिक पोटेंशियल है आपके पास हाफ ए एक्स स्क्वायर और एम जी एच एल। ठीक है, सिंस आपके पास हाफ के कांस्टेंट है, एम जी कांस्टेंट है, तो आपके पास हाइट जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, अगर कोई ये बोले कि सर व्हाट इफ वी यूज द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ एफ एक्स, वहां पर आप क्या कहेंगे। ठीक है ना, तो एम जी एच, तो वहां पर मैं ये कहूंगा कि आपके पास एक्स एफ भी कांस्टेंट नहीं है। जितना ज्यादा एक्सटेंशन होगा उतना ज्यादा आपके पास फोर्स लग रही होगी। ठीक है ना, तो लीनियर रिलेशन तो ये अभी भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, सो दैट वुड बी अ नॉन लीनियर रिलेशन, और वो बनेगा किस तरह, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट के साथ। तो इंक्रीजिंग ग्रेडियंट आपके पास कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, सिंस न्यूमेरिकल वैल्यूज आर नॉट रिक्वायर्ड, तो आपने बस ये देखना है कि ग्राफ से बाहर ना चला जाए, और बहुत ज्यादा आपने स्टीपर भी नहीं चले जाना है इस पर। ठीक है, अच्छा, मैं एक दफा दोबारा समझा देता हूँ। मैंने कहा था कि एक्चुअली एक्सटेंशन और हाइट को इस तरह रिलेट कर सकते हैं आप, कि आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली कन्वर्ट हो रही है एमजीएच के अंदर, अगर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के हिसाब से देखें। ठीक है, तो वहां से मुझे पता चला कि आपके पास क्योंकि हाफ के कांस्टेंट है, एम जी कांस्टेंट है, तो एच इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एच। ठीक है, तो इंक्रीजिंग इस तरह है कि मेरे पास अगर मैंने एक्सटेंशन रखी थी फॉर एग्जांपल 2, उसके ऊपर मेरे पास क्या कहते हैं, हाइट की वैल्यू आ रही है लेट्स से 4। ठीक है ना, एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैंने एक्सटेंशन कर दी 3 तो हाइट की वैल्यू आ रही होगी 9। अगर मैंने इसको कर दिया 4 तो हाइट की वैल्यू आ रही 16। तो इसका मतलब ये है कि देयर वुड बी अ ग्रेटर चेंज इन एच एज कंपेयर टू द चेंज इन एक्स। तो इस वजह से इंक्रीजिंग ऐसे पता चला। उजैफा, ये आपके सवाल का जवाब था, इंक्रीजिंग कैसे पता चला। तो मैं ये देख पा रहा हूँ इस रिलेशन से कि एच इज चेंजिंग मोर रैपिडली एज कंपेयर टू एक्स, इस वजह से इंक्रीजिंग टुवर्ड्स इंक्लाइन, मतलब इंक्रीजिंग रेट।
देखो वर्किंग पेपर के अंदर यहाँ पर शो करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉन लीनियर अभी तो बताया बेटा, ये यहाँ से पता चला ना कि रिलेशन नॉन लीनियर है। आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर है, जो कि पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है एमजीएच के अंदर। हाफ के कांस्टेंट है, एमजी कांस्टेंट है, तो एच प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। नॉन लीनियरिटी यहीं से पता चल जाती है। ठीक है, चलो, इट वाज अ गुड क्वेश्चन, मतलब अच्छा सा। आगे बढ़ते हैं, वो कहता है अ बॉल वाई, यार इस टाइप के सवाल पहले भी शायद हम कर चुके हैं। खैर, अ बॉल वाई बाय बॉल वाई मूव्स along a horizontal frictionless surface and collides with the ball z as illustrated in the view from above in figure 4.2 and 4.1 and 4.2। अच्छा, एक बॉल है और वो बॉल वाई जो है, इट कोलाइड्स विद बॉल जी, एंड टकराने के बाद वो स्कैटर हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उन्होंने बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन आपको सिचुएशन दे रखी हुई है, इंफॉर्मेशन बहुत सारी होगी, ऐसी सिचुएशंस में आपने हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है वैल्यूज को। उसने बोला द बॉल वाई हैज अ मास 0.25 एंड एंड इनिशियली मूव्स अलोंग पीडी, मतलब एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। देयर इज नो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम और वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन। ये चीजें सारे जहन में टिक्स आ जाने चाहिए, क्या क्या चल रहा है। बॉल जी हैज अ मास mg एंड इनिशियली स्टेशनरी। ठीक है, मास दिया हुआ है mg एंड इट्स इनिशियली स्टेशनरी, तो मतलब सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा दैट वुड बी ओनली द मोमेंटम ऑफ द बिफोर द कोलिजन मोमेंटम ऑफ द वाई। After the collision, the ball y has a final velocity of 0.3, 3.7 at an angle 27 to line PQ. Acha. The ball z has a final velocity 5.5 at an angle 44. Calculate the component of the final momentum of ball y in the direction perpendicular to the line PQ. डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन पीक्यू का मतलब ये है कि आपने वर्टिकल मोमेंटम निकालना है। ठीक है ना। अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम आप किस तरह निकालोगे? आप सीधा एम वी साइन 27 भी कर सकते हो एम, या फिर आप मतलब मोमेंटम निकालने के बाद उसका कंपोनेंट ले सकते हो, या फिर आप वेलोसिटी निकालने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, इट्स ऑल द सेम। ठीक है ना। तो आपने इसको करना है, मैंने इसको y का, y कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो दिस विल बी एम बी साइन थीटा। अब आप इसको कुछ भी समझोगे, पहले मैंने एम बी को मल्टीप्लाई किया फिर साइन थीटा किया, या वी साइन थीटा करके एम से मल्टीप्लाई किया, एक ही बात है। मतलब आप दोनों तरीके से कर सकते हो। 0.25 उसका मास था, तो मास हो गया 0.25, वी की वैल्यू वॉज 3.7 एंड एंगल एस, एक दफा दोबारा देख लेते हैं कि इसमें परपेंडिकुलर टू पी वाई पी क्यू हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये हम सही कर रहे हैं 27। तो यहाँ से आप वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, मुझे वैल्यू बताइएगा। 0.42, तीन हो गया, 0.42 आ गई। उसके बाद ये होता है बाय कंसिडरिंग द कंपोनेंट ऑफ द फाइनल मोमेंटम ऑफ ईच बॉल इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, कैलकुलेट द मास ऑफ जी। अच्छा, ऐसा है कि आपके पास कैलकुलेट द मास ऑफ जी बोला है उसने। अच्छा, मास ऑफ जी मतलब ये है कि वो जी पहले तो मूव कर ही नहीं रहा था। ठीक है, तो इसका इनिशियल वर्टिकल भी जीरो था, इसका इनिशियल फाइन। सर, एक मार्क फॉर फॉर्मूला एंड वन मार्क फॉर कैलकुलेशन। यस, राइट। ठीक है। अच्छा, अब उसने ऐसा कहा कि आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो। आपके पास हॉरिजॉन्टल भी जीरो था, हॉरिजॉन्टल भी जीरो है, वर्टिकल भी जीरो है, तो मैं इस तरह रखूंगा। तो मैं वर्टिकल कंपोनेंट के थ्रू इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये देखो, वर्टिकल कंपोनेंट बिफोर द कोलिजन वाज जीरो ऑफ टोटल मोमेंटम। ठीक है। अच्छा, और फाइनल मोमेंटम आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट है 0.42 फॉर वाई
minus vertical component of z would be m into 5.5 sine 44, m into 5.5 sine of 44। बेसिकली हमने क्या किया, हम लोगों ने इनिशियल वर्टिकल को इक्वेट किया, इनिशियल वर्टिकल एंड फाइनल वर्टिकल को हमने इक्वेट किया। ठीक है, यहाँ से मेरे पास एक वैल्यू आ जानी चाहिए, तो वो वैल्यू आप जल्दी से निकाल करके बताइएगा कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास। मतलब मैं इसको इस तरह भी कह सकता हूँ कि m सिंस ये इक्वल्स टू 0 है, तो मैं इसको, अब मैं थोड़ा सा स्टेप डायरेक्टली कर रहा हूँ, आई होप आप लोग उसको कैच कर पाओगे। 0.42 डिवाइडेड बाय 5.5 साइन 44। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने यहाँ पे लगाया था ओनली फॉर द वर्टिकल एक्सिस। तो मुझे जल्दी से वैल्यू बताइएगा क्या वैल्यू आ रही है आप लोगों के पास। 0.1। आई होप ये वाला पॉइंट सबके समझ में आया होगा। इट वॉज वेरी इजी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाए सिर्फ वर्टिकल एक्सिस पे, इनिशियल वर्टिकल was 0, फाइनल वर्टिकल के इक्वल रख दिया। आसानी यूं हो गई थी कि एक कॉम्पोनेंट तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका था, दूसरे कॉम्पोनेंट से मुझे अननोन वेरिएबल मिल जाना था। ठीक है, ओके। आगे वो आपसे कहता है ड्यूरिंग द कोलिजन द एवरेज फोर्स exerted on y by b is Fy, the average force exerted on z by y is Fz. Compare the magnitudes and the direction. Numerical values are not required. According to the third law, magnitudes are same, directions are opposite. ठीक है, ऐसा ही है। ये तो हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। द मैग्नीट्यूड्स आर सेम, इक्वल कुछ भी लिख सकते हो, एंड डायरेक्शन आर ऑपोजिट। ठीक है, अच्छा। आगे उसने आपसे कहा, मेरे ख्याल से एक दूसरी सिचुएशन है हमारे पास। वो ये कहता है टू ब्लॉक्स ए एंड बी मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स ईच अदर अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस as shown in figure in the view from the above. The block collides perfectly elastic, clean हो गया, elastically collide कर रहे हैं, मतलब there is no loss of energy. Before the collision, block A has a speed of 4 meter per second, block B has a speed of 6 meter per second. After the collision, block B moves back along its original path with a speed 2 meter per second. Calculate the speed of block A after the collision. Masses हमें नहीं given है, perfectly elastic collision है। एक की स्पीड बिफोर आफ्टर द कोलिजन दे दी है, एक की नहीं दी हुई, ब्लॉक ए के लिए मान लिए। एक डायरेक्ट अप्रोच बताना यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, कौन सी लॉजिक इस्तेमाल करनी है। एक्सचेंज उस सूरत में होता अगर आपके पास मासेस सेम होते। ठीक है, और दूसरा इस वैल्यू से अंदाजा लगाओ कि ये कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा, एक की वैल्यू 4 है, एक की वैल्यू 6 है। अगर एक्सचेंज होता तो ये 4 हो जाता है, 6 हो जाता। मासेस का सेम होना शर्त है एक्सचेंज के लिए। रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ सेपरेशन। और रिलेटिव वेलोसिटीज को हम किस तरह डील करते थे, हमने कहा था कि अगर ऑपोजिटली डायरेक्टेड है तो हम डायरेक्टली इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ अप्रोच 4 + 6 must be equal to relative velocities of separation 2 plus v। so ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8 meters per second। ऐसा ही है। क्या कोई बता सकते हैं कि मैं डायरेक्शन के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा यहाँ पे, और क्यों नहीं कर रहा। बेटा हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटीज के बारे में क्या पढ़ा था, हमने रिलेटिव वेलोसिटीज के बारे में पढ़ा था अप्रोच या सेपरेशन। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो हम वेलोसिटीज को क्या कर देते हैं, ऐड। और अगर सेम डायरेक्शन है अप्रोच या सेपरेशन, हम उनको करेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है ना, एग्जैक्टली ये होती है अप्रोच यार, उस सामने की है। बेटा उसने स्पीड पूछी है, ठीक है,
स्पीड पूछने का मतलब ये उसका इसको ताल्लुक मैग्नीट्यूड से है, तो मैं ज्यादा अपना दिमाग लगाऊंगा ही नहीं कि भाई माइनस कहाँ लगाऊं प्लस कहाँ लगाऊं। स्पीड की बात हो रही है, सिंपल मैग्नीट्यूड लो, ऐड सब्ट्रैक्ट करो। आई बात समझ में? एग्जाम में खुद आप लोगों को चांस देता है कि आप लोग स्कोर करते जाओ, ज्यादा मत सोचो, और प्लस एक नंबर है, एक नंबर के लिए इतनी मेहनत कौन करवाएगा यार। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, पोलराइजेशन का सवाल आ गया, बेहतरीन हो गया। वो कहता है अ बीम ऑफ वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ पोलराइजिंग फिल्टर एज शोन इन फिगर 5.1। वर्टिकली पोलराइज मतलब ये है कि यहाँ से जो वेव आ रही होगी उसके पार्टिकल्स की जो ऑसिलेशन है वो वर्टिकल प्लेन के ऊपर है, इस वक्त वो यहाँ से अनइफेक्टेड गुजर जानी चाहिए। ठीक है, इस सिचुएशन में जिस डायग्राम में बनी हुई थी। ठीक है, अब आगे उसने बोला द ट्रांसमिशन एक्सिस इसको बोले, ये ट्रांसमिशन एक्सिस, ठीक है ना, मतलब दिस इज द एक्सिस। Transmission axis of the filter is initially vertical. The filter is then rotated through an angle of 360 degrees, मतलब पूरा ही घुमा दिया आपके पास। While the plane of the filter remains perpendicular to the beam। ठीक है, अच्छा अच्छा, प्लेन ऑफ द फिल्टर मतलब ये चीज जो है ना, इट रिमेन्स परपेंडिकुलर, राइट। अच्छा, on figure 5.2 sketch a graph to show the variation of the intensity of the light in the transmitted beam with the angle through which the transmission axis is rotated। बहुत डिफरेंट सवाल है इस टाइप का, अच्छा सवाल है, लेकिन देखिए इनिशियली मैं इसको एंगल जीरो कंसिडर कर रहा हूँ। जबरदस्त। उसके बाद जब मैं इसको रोटेट करता चला जाऊंगा तो फॉलोइंग द मैलीज लॉ आपके पास इंटेंसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। इंटेंसिटी आपके पास हो जाएगी जीरो, जबकि एंगल हो जाएगा 90। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि व्हेन द एंगल वाज जीरो द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वाज मैक्सिमम, व्हेन द एंगल वाज 90 इंटेंसिटी ऑफ लाइट वाज जीरो। हम फर्दर रोटेट करते हैं, हम इसको इस पोजीशन में ले आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इंटेंसिटी दोबारा इंक्रीज होगी एज आई मूव फ्रॉम 90 टुवर्ड्स 180, तो एंगल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अगेन 180 के ऊपर आपके पास 100% लाइट एज इट इज निकल जाएगी, तो द इंटेंसिटी वुड अगेन बी मैक्सिमम एट 180। मैं 180 से फर्दर रोटेशन की तरफ आता हूं तो मेरा एंगल अब अगेन कम होता चला जा रहा है 90 डिग्री, मतलब मैं 270 डिग्री की तरफ जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि cos 270 इज आपके पास जीरो, तो आपके पास इंटेंसिटी अगेन क्या हो जाएगी, जीरो। फिर जब इसको कंप्लीट रोटेशन लेकर के वापस इस पोजीशन पर आएंगे तो वही आपके पास इंटेंसिटी होगी जो जीरो इस पोजीशन पे थी, दैट वाज इंटेंसिटी आपको मिलेगी मैक्सिमम। जो वेरिएशन होगी दैट वुड बी, एग्जैक्टली, जो वेरिएशन होगी दैट वुड बी बिल्कुल कोसाइन वाला बिहेवियर होगा आपके पास। तो जो ग्राफ आपके पास बनेगा वो कुछ, अच्छा मैं रफली बना देता हूँ, आप लोग पेपर पेन से बना रहे होंगे, पेंसिल वगैरह से, तो आप लोगों ने अच्छा सा ग्राफ बना। तो the variation of the graph would be somewhat like this। Intensity increase होगी to maximum, then again decrease to zero, and then increase again to maximum, following a sinusoidal behavior। This would be the variation। ठीक है, कोशिश कीजिएगा पीक्स वैल्यू सेम रखें, मतलब यहाँ पे मैंने शायद इतना अच्छा नहीं बना पाया हूँ, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा पीक वैल्यू सेम रखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आगे उसने आपसे बोला द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंसिडेंट इन द इंसिडेंट बीम इज 7.6, मतलब ये हो गई आपके पास आई नॉट की वैल्यू। ठीक है, when the transmission axis of the filter is at an angle theta, अननोन एंगल दिया हुआ है, टू वर्टिकल, द लाइट इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड बीम इज 4.2, तो मतलब ये ट्रांसमिटेड लाइट दी गई आपको। उसने बोला कैलकुलेट दी एंगल। ठीक है ना, आप एंगल मालूम करके दे दें। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। द फॉर्मूला इन दिस केस इज इक्वल टू आई, इज इक्वल टू आई नॉट cos स्क्वायर थीटा। आई नॉट की वैल्यू यू हैव 4.2, आई की वैल्यू इज 7.6,
एंड दिस इज cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा को किस तरह सॉल्व करते हैं, अक्सर बच्चे यही में कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये cos स्क्वायर थीटा को किस तरह सॉल्व करेंगे। भाई कुछ भी नहीं है, आपने, मैं इसको पूरा वर्किंग शो कर देता हूँ यहाँ पे। अंडर रूट ले लेना है इसको, बोथ साइड को अंडर द रूट ले लें, दिस वुड बी द वैल्यू, और फिर इसका आप cos इनवर्स ले लीजिए। तो मैंने काफी हद तक यहीं पर आप लोगों को बता दिया। अब इस चीज को आप एज इट इज भी कैलकुलेटर के अंदर डाल दोगे तो आपके पास फाइन डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल की वैल्यू आप लोग मुझे बताएंगे, एंगल की वैल्यू क्या आ रही है। उस्मान, मैं आपका पॉइंट नहीं समझा, मुझे फिर से बताइएगा। 4.2 आई कॉस किस में करेगी। यार उस्मान, आप शक कर रहे हैं मुझ पे यार, क्या बात कर रहे हैं आपने। चले जी, अगेन आपके पास एक रिपीटेड सवाल आ चुका हुआ है जिसका हम बहुत दफा जवाब दे चुके हैं। वो कहता है स्टेट व्हाट इज मेंट बाय डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। कोई प्यारा सा बच्चा जल्दी से इस बात का जवाब दे दे कि डिफ्रैक्शन के लिए तुम क्या लिखोगे। Diffraction is spreading out of wave as they passes through an object. एक मतलब छोटी सी गलती कर जाते हैं आप लोग, अच्छी सी बात। एन ऑब्जेक्ट नहीं, आप उसको लिखेंगे डिस्पर्जन का वर्ड नहीं, स्प्रेडिंग का वर्ड यूज करो। ये थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक्स होती है। चलो मैं लिख देता हूँ उसको, एक दफा देख लीजिएगा। स्प्रेडिंग ऑफ वेव, spreading of wave when it passes through अब आप क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आप लिख सकते हैं शार्प एज, ठीक है, आप लिख सकते हैं अपर्चर, आप लिख सकते हैं स्लिट्स, स्लिट्स के साथ नैरो का वर्ड यूज कर देना तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो शार्प एज से, किसी अपर्चर से, किसी नैरो स्लिट से, कोई ये मतलब ये तमाम वर्ड्स हैं जो आप यूज कर रहे हैं। जब वेव गुजरेगी तो द वेव वुड स्प्रेड, ठीक है, स्प्रेडिंग का वर्ड बेहतर है। यस, ऑब्जेक्ट से गुजरने से मुराद क्या, मतलब देखो ये बहुत वाइड हो जाता है ना, अगर मैं बोलूँ इट पासेस थ्रू एन ऑब्जेक्ट, तो अब क्या मतलब है ऑब्जेक्ट से गुजरने से, क्या ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट था, या ऑब्जेक्ट से इल्यूमिनेट हुआ था, रिफ्लेक्ट हुआ था। अब ऑब्जेक्ट तो इतना बड़ा भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट उससे रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, तो वो एग्जैक्टली इस चीज को नहीं समझा पा रहा। एग्जैक्टली डिफ्रैक्शन का मेजर फिनोमेना क्या है, किसी भी बारीक जगह से गुजर जाने से स्प्रेड हो जाना, तो वो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा इस वजह से। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। आगे उसने आपसे पूछा है अ बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 4.3 into 10 power minus 7 meter is incident normally on a diffraction grating in air। कहाँ पे क्या कह रहे हैं आप, इसके लिए क्या पॉइंट बोला आपने, मुझे क्या लिखना है। शॉर्टर देन इट्स वेवलेंथ लिखना है, नहीं जरूरी नहीं है, आप इसी बात को लिख देंगे। तो देखिए आपके पास जो दो नंबर जस्टिफाई हो रहे हैं, हमें बताएं। एक नंबर आपका इसके लिए होगा कि डिफ्रैक्शन एक्चुअली है क्या। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लफ्ज बेंडिंग का इस्तेमाल करते तो गलत हो जाता, अगर आप यहाँ पे डिस्पर्शन का इस्तेमाल करते तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। तो मेजर फिनोमेना डिफ्रैक्शन इज स्प्रेडिंग। दूसरा कब स्प्रेड हो रही है, उस बात के दूसरा नंबर, ऐसे जस्टिफाई होंगे एक बार ठीक है। अच्छा, आप लिखते हैं अ बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 4.3 10 power minus 7 मीटर इज इंसिडेंट नॉर्मली इन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एयर एज शोन इन फिगर 5.3। थर्ड ऑर्डर डिफ्रैक्शन आपको दिखाया हुआ है 68 के एंगल पे, वेवलेंथ है 4.3, डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग है। ओके,
कैलकुलेट द लाइन स्पेसिंग डी ऑफ द डिफ्रैक्शन ग्रेडियंट। बहुत ही आसान हो गया। देखिए लाइन स्पेसिंग आप किस तरह निकालते हैं, आप निकालते हैं डी साइन थीटा एंड लेमडा, एंड यहाँ पे आपको डी की वैल्यू लाइन स्पेसिंग निकालते हैं। सो द वैल्यू ऑफ डी वुड बी एन है आपके पास थर्ड ऑर्डर, 3 लिख दिया। वेवलेंथ की वैल्यू 4.3 टेंस ऑफ माइनस 7 है, 4.3 इंटू टेंस ऑफ माइनस 7 है। और एंगल जो है, बहुत ध्यान से, कि एंगल सेंटर से ही आपको दे रखा है। बाजू का क्या होता है, एमसीक्यूज में हमने देखा था, वो इस ऐसी डायग्राम्स में यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल दे देता है। तो एक गलती उमूमन हो सकती है कि 68 पढ़ा, दिमाग में वो चीज रही कि अच्छा जी ऐसी डायग्राम में तो डिवाइड बाई 2 करते थे, तो आपने इसको 68 की जगह 34 ले लिया। तो ये मत करना, ध्यान रहे कि ये एंगल सेंटर से ही 68 है, तो पूरा 68 का ही एंगल लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 68। यहाँ से वैल्यू ऑफ डी आएगी, जल्दी से वैल्यू बताइएगा। 1.4 टेंस ऑफ माइनस 6, सबके पास वैल्यू यही आ रही है। 1.4 10 raised to the power minus 6, and my screen is, चलिए गिव मी अ मिनट, मैं अभी स्क्रीन को सेट कर देता हूँ। अच्छा जी, अब इसको देखो, पार्ट नंबर 2 कहता है डिटरमाइन द डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट दैट विल प्रोड्यूस अ डिफ्रैक्शन मैक्सिमम एट एन एंगल 60 डिग्रीज। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर हम लोगों ने देखा है, और ये फिनोमेना हमने क्लास में ही पढ़ा था, कि जब व्हाइट लाइट को आप शाइन कर रहे होते हो, तो आपके पास क्या होता है, आपके पास मोस्टली थर्ड ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर जो है वो आपके साथ ओवरलैप कर रहा होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये ऑलरेडी थर्ड ऑर्डर मेरे पास था, तो मैं एक दूसरा वेवलेंथ का सेकंड ऑर्डर रख के देखूंगा। तो मैं जो डी साइन थीटा एंड लेमडा है, इसमें डी साइन थीटा एंड लेमडा, डी की वैल्यू मेरे पास सेम रहेगी, 1.4 इंटू टेंस ऑफ माइनस 6। इसी पोजीशन के ऊपर देखना चाह रहा हूँ, तो पोजीशन हम यहाँ पे एंगल के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, तो एंगल वुड रिमेन साइन 68। अच्छा, उसने बोला था डिफरेंट ऑर्डर, तो मतलब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट एट द सेम पोजीशन, तो वो एक दूसरे ऑर्डर के अंदर आ सकता है। तो हमने ऑर्डर नंबर यहाँ पे 2 लिखा, और यहाँ से वो वेवलेंथ निकाल ली, पॉसिबली जो सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के साथ जारी होगी। तो आप सिंपली क्या करोगे, इस 2 को यहाँ पे ले जाकर के डिवाइड कर दोगे। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पर, आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से आपने वो डिफरेंट वेवलेंथ की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके दी। 6.5 टेंस पावर माइनस 7, सबके पास यही वैल्यू आ रही है। तो आज मैं देख रहा हूँ मेरे पास आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर आ रहे हैं, एंड दैट इज रियली गुड। अब या तो आंसर वाकई 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आ रहे हैं, या तो आप लोग उसको मैनेज करके बता रहे हैं। देखो बेटा, आपको याद होगा, हम लोगों ने एक फिनोमेना पढ़ा था जब हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पढ़ रहे थे। हमने कहा था कि अगर कोई एक वाइट लाइट यहाँ से शाइन करवाई जाती है, तो वो स्प्रेड होगी अपने स्पेक्ट्रम में। ठीक है ना, तो अगर ये थर्ड ऑर्डर है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि सेकंड ऑर्डर का कोई एक वेवलेंथ जो है वो इसके साथ ओवरलैप करे। ठीक है, इसने कहा था कि स्लाइड के साथ उन्होंने व्हाइट लाइट रखी है, तो मैंने व्हाइट लाइट का सेकंड ऑर्डर रखा। ये हो सकता है कि सेकंड ऑर्डर में से एक स्पेक्ट्रम, सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम में से कोई एक वेवलेंथ इसी पोजीशन पर आ रही होगी। कौन सी पोजीशन पे, एट द एंगल ऑफ 68 फ्रॉम द सेंटर। क्योंकि उसका थर्ड ऑर्डर था, तो यहाँ से मैंने सेकंड ऑर्डर रखा। अगर इसका सेकंड ऑर्डर होता तो वहां पे मैं थर्ड रख देता। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, प्रोबेबली द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, वो कहता है कि अ मेटल वायर एक्चुअली उसका एंगल इस, मुस्तफा तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ, उसका एंगल इज मच मोर ग्रेटर। ठीक है, एंड यूजुअली उस ऑर्डर पर डिस्पर्जन, उस ऑर्डर पर आपके पास फिर भी फ्रिंज नहीं आ रही होती है। ठीक है ना, क्योंकि स्प्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है। अगर आप इमेजिन करो
कि सेकंड ऑर्डर भी आपके पास एक फ्रिंज नहीं है, इट्स अ पूरा स्पेक्ट्रम। उसके बाद थर्ड ऑर्डर भी एक फ्रिंज नहीं है, इट्स अ होल स्पेक्ट्रम। तो अगर आप अपनी स्क्रीन की बात करोगे तो स्क्रीन के ऊपर तो काफी ज्यादा वो स्प्रेड आउट हो चुका हुआ है, तो वहां पे फोर्थ ऑर्डर की मुनासिब जगह इतनी खास मिलती है नहीं वैसे आपको। ठीक है, और अगर मिलेगी तो उसका एंगल ज्यादा होगा। ठीक है, चले जी। अच्छा, वो कहता है अ मेटल वायर हैज अ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ 0.92। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दे रखा हुआ है, दिस इज समथिंग टू डू विद इंटरेस्टिंग बात के लिए। 0.92 ohms per meter, the wire has a uniform cross-sectional area of 5.3 10 power minus 7। Calculate the resistivity of the metal। बहुत आसान सी बात है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, एरिया, लेंथ को जो हमारा फॉर्मूला रिलेट करता है, दैट इज रो एल ओवर ए। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का मतलब ये है कि उसने आपको वैल्यू दे रखी है आर ओवर एल की, और बचता है आपके पास एरिया जो कि यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपके पास रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इसी में आप वैल्यूज पुट कर दो, तो आर ओवर एल की वैल्यू आपको गिवन है 0.92, एंड एरिया इज गिवन एज 5.3 इंटू 10⁻⁷ ये आपके पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी, तो वो आप कैलकुलेट करके दोगे। बिल्कुल, 4.9 10⁻⁷। सबके पास यही वैल्यू आ रही है, आई होप। इन द नेक्स्ट पार्ट वो आपसे बोलता है कि अ बैटरी ऑफ EMF E and negligible internal resistance is connected in series with a fixed resistor and a LDR। ठीक है, आपके पास एक बैटरी लगी हुई है, उसमें आपके पास सीरीज में एक 1400 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है फिक्स्ड, और एक LDR लगा हुआ है, और आपके पास एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो कि सिर्फ LDR के अक्रॉस है। ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, और मैंने कहा था कि जब जब वो वोल्ट मीटर को इस पोजीशन में लगाता है, ये बच्चों के दिमाग में एक बेचैनी क्रिएट कर देता है कि शायद ये सर्किट एक पैरेलल सर्किट है। तो मैंने कहा था कि फौरन अपने दिमाग के अंदर नहीं तो साइड में कहीं ना कहीं इसको आप रीड्रॉ कर लिया करो, ताकि आप इससे कंफ्यूज ना हो कि इस सर्किट को मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, दिस इज एक्चुअली अ सीरीज सर्किट। लेकिन आपके पास इसने इतनी कंफ्यूजिंग तरीके से वोल्टमीटर लगाया है ताकि आप इसमें थोड़ा सा शक रखें। So this is your 1400 ohm वाला resistor, this is the 1600 ohm का LD मतलब LDR जिसकी फिल वक्त रेजिस्टेंस 1600 ohms है, और जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है वो कुछ इस तरह लगा है। तो ये इसका एक इक्वल सर्किट मैंने यहाँ पे बना दिया, बिल्कुल सीरीज है। ठीक है ना, आप सिर्फ करंट को देखा करें कि इसमें से जो करंट पास हो रहा है वही करंट इसमें से गुजरेगा, तो इट्स अ सीरीज सर्किट। ठीक है ना, जब तक करंट डिवाइड नहीं हो रहा इट्स नॉट पैरेलल। और यहाँ पे तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर की बात कर चुके हैं, वैसे ही उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी हाई होती है ताकि उसमें से करंट ना जाए। अच्छा, इन्फॉर्मेशन उसने जो दे रखी हुई है, रेजिस्टेंस एज अ फिक्स्ड रेजिस्टर ऑफ 1400 ओम, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एलिमिनेटिंग द एलडीआर कॉजेज इट टू हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 1600, ये भी हम देख चुके हुए हैं। द वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस एलडीआर इज 6.4, ये बात हमें नहीं पता थी, ये बात हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आ रहा है दैट इज 6.4 वोल्ट्स। So that the current in the LDR is 4.4 into 10⁻⁻3। That's very easy, ओम्स लॉ लगाओगे, आपके पास रेजिस्टेंस भी है, वोल्टेज भी है, करंट चाहिए, तो ओम्स लॉ से बात स्टार्ट करोगे, V इक्वल्स टू आई आर। करंट की वैल्यू चाहिए, वोल्टेज इज 6.4 एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू इज 1600। सो द करंट की वैल्यू आपके पास आ रही है, जल्दी से कैलकुलेट करें आप लोग। 4 इंटू, अच्छा शो करना था, ठीक है, 4 into 10⁻³ अच्छा, अब बार बार ये बात रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि अगर इसका करंट 4 मिली एम्पेयर है तो डेफिनेटली ये करंट भी आपके पास 4 मिली एम्पेयर ही होगा, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है। और बैटरी के अंदर से जो करंट गुजर रहा होगा वो भी 4 मिली एम्पेयर होगा, क्योंकि इट्स अ सीरीज सर्किट एंड कोई पैरेलल बैटरी भी नहीं लगी हुई आपके पास। ठीक है,
वो कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द एलडीआर इन अ टाइम ऑफ 3.2 मिनट्स। नाउ दिस इज अ न्यू वन। आपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने हैं। आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे मालूम कर सकते हैं? मुश्किल नहीं है, लेकिन यूनिक सवाल है आपके पास, ठीक है ना। अब वो यूनिक सवाल किस तरह है, देखें। आपके पास करंट itself is Q over T। अच्छा, क्योंकि बड़ा रेयरली आता है तो मैं इसको थोड़ा सा लॉन्गर वर्जन में करवा रहा हूँ। सबसे पहले आप चार्ज को निकालो, ठीक है ना। आपके पास करंट वाज 4 मिली एम्पियर, इन टाइम आपको 3.2 मिनट गिवन है, जिसको आप 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में ले आओगे, ठीक है। आपने इसमें सबसे पहले चार्ज की वैल्यू निकाली। व्हाट इज द टोटल चार्ज दैट पासेस थ्रू द कंडक्टर द एलडीआर in this time duration, and the value is 0.768, तो 0.77 coulombs में फॉर एग्जांपल ये वैल्यू आई गेस सबके पास यही आ रही होगी। अच्छा, अब कोशिश आप लोगों ने एक चीज करनी है, एक चीज की करनी है। अब अभी बोलो कि सर आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लिखा है, बिल्कुल लिखा है, बिकॉज दैट्स नॉट माई फाइनल आंसर। ये मेरे पास एक इंटरमीडिएट आंसर है जिसको मैं आगे इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो मेरे फाइनल आंसर में एरर डेविएशन कम से कम हो, इसलिए अभी मैं राउंडिंग ऑफ नहीं करूंगा। तो जैसे मैंने कहा कि जितना लीस्ट राउंड ऑफ करेंगे इंटरमीडिएट सिचुएशंस के अंदर, आपका जो फाइनल आंसर है वो लीस्ट डिविएटेड निकलेगा। अच्छा, अब आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप किस तरह निकालेंगे? आप टोटल चार्ज को डिवाइड कर दें चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन से। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 10⁻⁻90। मैं थोड़ी सी लॉन्गर कैलकुलेशन से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। मतलब आप लोग इसको डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते थे। क्या किस लॉजिक के साथ, वो लॉजिक भी मैं समझा देता हूँ, ये भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस की थी। देखिए, अगर आपके पास वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, तो यहाँ पे x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बिल्ड अप अ चार्ज ऑफ 0.768। तो इट्स सिंपली अ रेशियो मेथड, कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, सिंपली आपके पास रेशियो है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप नंबर ऑफ, अच्छा, यहाँ से आप नंबर ऑफ वो निकाल लेंगे। मेरे पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ रहा है? 4.8 इंटू 10⁻18। तो ये आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले 4.8 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, बहुत ही रेयरली, मतलब बहुत नॉट रिपीटेडली पूछे जाने वाला सवाल था, तो इसलिए थोड़ा सा इसको एलैबोरेट, मतलब थोड़ा ज्यादा मजीद फर्दर खोल खाल के एक्सप्लेन कर दिया। वो कहता है कैलकुलेट द ईएमएफ। अच्छा देखिए, अब ईएमएफ मालूम करना कोई बड़ी बात रही नहीं आपके लिए। जो ईएमएफ, जो बैटरी का ईएमएफ है, सिंस इट्स अ सीरीज सर्किट, तो उसमें से 6.4 वोल्ट्स अक्रॉस द एलडीआर जा रहा था, एंड आपके पास दूसरा है 1400 ओम का। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आ रहा होगा, उस पोटेंशियल को आप 1400, इसकी रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय दी करंट 4 मिली एम्पियर, इस तरह मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपने सिंपली क्या किया, वर्किंग शो करने के लिए 1400 4 इंटू 10⁻³ 4 मिली एम्पियर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका पोटेंशियल आ जाएगा। दोनों को ऐड करोगे, आपके पास ईएमएफ ऑफ द बैटरी आ जाएगा, द वैल्यू इज 12 वोल्ट्स। आई होप सबके पास आंसर 12 वोल्ट्स ही आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, अब आगे उसने आपसे कहा कि पावर डिसिपेटेड, डिटरमाइन द रेशियो पावर डिसिपेटेड इन एलडीआर एंड पावर डिसिपेटेड इन, क्या कहते हैं, फिक्स्ड रेजिस्टर। तो देखो, आपके पास यू हैव मल्टीपल फॉर्मूलाज, ठीक है ना। 3 फॉर्मूलाज हैं, आप तीनों को यूज कर सकते हो, आपके पास आंसर सेम आने चाहिए, बशर्त कि आप वैल्यूज सही पुट इन कर, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एलडीआर को निकालूं, तो ये I²R, एलडीआर की रेजिस्टेंस 1600,
और अगर मैं आई स्क्वायर आर 1400 निकालूं, मतलब फिक्स रजिस्टर का, तो आई स्क्वायर आर इंटू 1400। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देख रहे होगे कि मैंने आई स्क्वायर की जगह कोई वैल्यू नहीं रखी हुई। देखो, रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मतलब आपके पास अल्टीमेटली उसने कैंसिल आउट हो जाना है, सिंस इट्स अ सीरीज सर्किट, तो करंट की वैल्यू तो दोनों के अंदर सेम थी। तो यहाँ से मेरे पास ये रेशियो 1.1 आ जाता है। आप वी स्क्वायर ओवर आर से भी सॉल्व कर सकते थे, आप वी आई से भी सॉल्व कर सकते थे, आपके पास रेशियो सेम आता। अच्छा, अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में मल्टीपल दफा सवाल बच्चे करते हैं, सर रेशो बोल रहा है, क्या डेसिमल में, डेसिमल्स में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, रेशो का मतलब फ्रैक्शन नहीं होता। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल इसको डेसिमल्स में लिख सकते हैं। चले जी, अब आगे कोई इंटरेस्टिंग सी बात यहाँ पे वो कहता है एक एक नंबर के लिए, द एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज कॉजिंग डिक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर। एलडीआर की रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही। अब एलडीआर की जो रेजिस्टेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फिर ब्राइटनेस कह लो। आपके पास सिंस रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो मतलब ब्राइटनेस आपके पास इंक्रीज हुई होगी। तो उसने बोला इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इल्यूमिनेटिंग द एलडीआर, वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो इंक्रीज होगी, तो इट इंक्रीजेस द करंट इन द बैटरी। अच्छा देखो, आपके पास सिंस इट वाज अ सीरीज सर्किट, ठीक है, जिसमें से एक आपके पास फिक्स था और एक की रेजिस्टेंस आपके पास रिड्यूस हो चुकी हुई है। जो पोटेंशियल था बैटरी का, मतलब ईएमएफ, वो आपके पास फिक्स वैल्यू था। सिंस आपके पास टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गई, तो टोटल करंट इंक्रीज हुआ होगा। लेकिन अच्छा, और वही टोटल करंट आपका बैटरी में से भी गुजर रहा है, तो अगेन करंट इंक्रीजेस। ओके, फाइनली उसने पूछा रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। अब वो जो वोल्ट मीटर लगा हुआ था आपके पास, वो वोल्ट मीटर लगा हुआ था एलडीआर के अक्रॉस। ठीक है, सिंस आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, मतलब वो उसके अंदर रेजिस्टेंस की कमी आ रही है, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल जो होगा दैट वुड डिक्रीज। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलिए, so it's increase, increase and decrease. Okay, now, so moving on towards the last question of this chapter, of this paper, वो कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में, in the following list underline all the particles that are not fundamental, जो fundamental नहीं है उनको निशानदही करके यहाँ से निकाल दो। तो is एंटी न्यूट्रिनो फंडामेंटल है, बेरियन फंडामेंटल नहीं है, न्यूक्लियॉन फंडामेंटल नहीं है, पॉजिट्रॉन फंडामेंटल है। ठीक है ना, पॉजिट्रॉन आपके पास बीटा पॉजिटिव पार्टिकल वाली जो बात थी। ठीक है ना, बेरियन इज अगेन अ क्लासिफिकेशन, न्यूक्लियॉन आपके पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स को कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब देखें, वो कहता है अ न्यूक्लियस ऑफ थोरियम 230 decays in stages by emitting alpha particle, then beta negative to form a nucleus, uh, lead 206. Determine the total number of alpha particles and the total number of beta negative particles that are emitted during the sequence of decays that form the nucleus lead 206 from न्यूक्लियस थोरियम। अच्छा, न्यूक्लियस ऑफ थोरियम, थोरियम 230 से हम लेड 206 की तरफ आ रहे हैं, और अल्फा और बीटा नेगेटिव डीके करेगा। उसने आपसे ये पूछना है, उसने आपसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड टोटल नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स आप बता दो। अच्छा देखें, एक बात तो मुझे ये पता है कि अगर मैं सिर्फ न्यूक्लियॉन नंबर की बात करूं, तो थोरियम का न्यूक्लियॉन इज 230। फाइनली वो लेड बन जाएगा, लेड का न्यूक्लियॉन नंबर इज 206। ठीक है। अच्छा, अगर मैं डिफरेंस लूँ, चेंज इन न्यूक्लियॉन नंबर, तो वो मेरे पास तकरीबन 24 आता है, राइट। और न्यूक्लियॉन नंबर ए के अंदर चेंज सिर्फ और सिर्फ आपके पास अल्फा पार्टिकल्स की वजह से आएगा, बीटा नेगेटिव पार्टिकल इसके अंदर चेंज नहीं ला सकते।
अगर एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो हाउ मच चेंज इट कॉजेज, वो इसके अंदर 4 न्यूक्लियॉन्स लाता है। तो 24 न्यूक्लियॉन्स कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आपके पास कितने होंगे? 6। सो देयर वुड बी 6 अल्फा पार्टिकल्स। आई बात समझ में? तो अल्फा पार्टिकल्स तो आपके पास हो गए 6, वो सीधे सीधे न्यूक्लियॉन नंबर से आपको पता चल जाएगा। ऐसा है। उसके बाद इसने बोला, उसके बाद बीटा पार्टिकल का मुझे बताना है कि बीटा पार्टिकल कितने निकले होंगे। देखो, अगर मैं कहूं कि स्ट्रेट अवे पहले 6 अल्फा निकल गए थे, तो 6 अल्फा निकलने का मतलब ये है कि एक अल्फा पे Z-2 होता है अपॉन 6 अल्फा, Z-12 हो जाना चाहिए। तो ये हो जाता, मतलब 6 अल्फा निकल जाने से इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 90 से आपके पास 78 जाता। ऐसा है। अगर मैं कहूं कि 6 अल्फा स्ट्रेट अभी निकल गए, अब जब जब एक बीटा नेगेटिव निकलेगा, देर वुड बी अ Z+1, राइट। और Z+1, और Z जा कहाँ रहा है? 78 से 82। तो इसका मतलब है कि आपके पास कितने बीटा पार्टिकल्स निकले होंगे? बीटा नेगेटिव, 4 बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स। ठीक है। अब इसको करने के मल्टीपल वेज हो सकते थे, आप चाहे तो एक एक स्टेप करके करते, लेकिन वो जरा कंफ्यूजिंग हो जाता। तो सबसे पहले मैं अल्फा से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम। मैं अल्फा वाला दोबारा समझाया। देखो, अल्फा से मैंने क्यों स्टार्ट किया कि 230 से 206, ये एटॉमिक नंबर के अंदर कमी सिर्फ अल्फा लेकर के आता है। ठीक है। तो 230 से 206 एटॉमिक नंबर आया है कम, 24 से डिक्रीज हुआ है। कितने नंबर ऑफ अल्फा निकले होंगे कि 24 का जो है ना वो एटॉमिक मास कम हो रहा है? देखो, एक अल्फा का एटॉमिक मास होता है 4। तो इसका मतलब ये है कि 24 डिवाइड बाई 4 किया तो मेरे पास आया 6 अल्फा 24 का टोटल, 6 अल्फा का टोटल न्यूक्लियॉन नंबर जो है वो 24 निकलेगा। तो यहाँ से मुझे अल्फा कंफर्म हुआ। और फिर मैंने कहा कि लेट्स से कि इनिशियली 6 अल्फा इन अ रो निकल गए। अगर 6 अल्फा इन अ रो, ये तो कंफर्म हो गया कि अल्फा 6 निकले हैं, क्योंकि मास के अंदर उतना एटॉमिक मास के अंदर उतनी कमी आ रही है। एक अल्फा के निकलने से Z-2, मतलब प्रोटॉन नंबर -2 हो जाता है। 6 अल्फा के निकलने से कितना होगा? प्रोटॉन नंबर में 12 की कमी आई होगी। 12 की कमी का मतलब ये है कि वो 92 से सीधे 78 गए होंगे। लेकिन जो फाइनल वैल्यू है उसके अंदर आपके पास 82 है, मतलब चार्ज ज्यादा। अब वो चार्ज ज्यादा कैसे हो सकता है कि जब जब एक बीटा निकलता है आपके पास एक प्रोटॉन बढ़ जाता है, दूसरा बीटा निकला आपके पास एक प्रोटॉन बढ़ गया। तो 4 बीटा निकले होंगे तब जाकर के आपके पास 78 से वो गया होगा 82 में। यहां से मुझे पता था 4 बीटा पार्टिकल निकले होंगे, टोटल 10 इमिशंस होती है उसके अंदर। आई बात समझ में? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच यार। अच्छा, आगे वो आपसे बोलता है a meson has a charge of -1 where E is the elementary charge. The quark composition of the meson includes a charmed antiquark. State and explain a possible flavor type of the quark in the meson. meson आपको याद होगा यार, ये meson के बारे में मैं रिसेंटली दूसरा तीसरा सवाल देख रहा हूँ, meson पे कम सवाल बनते हैं। तो आपके पास दैट इज Q एंड Q बार। ठीक है ना? एक तो एंटी कॉर्क ये इस्तेमाल कर चुका हुआ है, तो अब आपको ढूंढना है कॉर्क। अब वो कॉर्क आप कैसे देखेंगे? उसने बोला एक एंटी चार्म कॉर्क है। अच्छा, यहाँ पे आपको एंटी चार्म कॉर्क का चार्ज याद होना चाहिए। देखिए, एंटी चार्म कॉर्क का जो चार्ज है दैट इज प्लस, एंड अच्छा, चार्म कॉर्क इज +2/3, तो एंटी चार्म कॉर्क है तो इसका चार्ज माइनस में चला जाएगा, दैट वुड बी -2/3 E। अब जो भी मेरे पास फ्लेवर है उसका चार्ज मिल करके द ओवरऑल चार्ज वुड बी -1। ठीक है। अगर मैं यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकाल दूँ ऑफ द रिमेनिंग फ्लेवर, तो वो मेरे पास आना चाहिए तकरीबन -1/3। अगर मैं इसको गले जाकर के प्लस कर देता हूँ तो ये आ जाएगा -1/3E। अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं,
आप -1/3 वाले चार्ज, आपके पास डाउन कॉर्ड का चार्ज इस -1/3, आपके पास स्ट्रेंज कॉर्ड का चार्ज इस -1/3, आपके पास एक और चार्ज है जो कि इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इट कुड बी, आप कोई भी एक लिख दो, स्ट्रेंज लिख दो चलेगा, आप डाउन लिख दो चलेगा, बॉटम, आप बॉटम लिख दो चलेगा। इन सब का चार्ज इस -1/3, क्योंकि एक तो उसने फिक्स कर दिया था और एक हमने चार्ज को बैलेंस करके निकाल दिया कि भाई इतने चार्ज पे कौन सा हम कॉर्ड, किस फ्लेवर का कॉर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। चले जी, सो हियर वी आर डन विद दिस पेपर, अल्हम्दुलिल्लाह।